Hello everyone, myself Madhushree. Today I am going to give my presentation on constructivism, which is in paper 1 of childhood and growing up. This is very important chapter because certainly one or two questions comes in seated exams or in other teaching examinations. I have concised all the content in 8 steps, that is introductions, concept of constructivism, principles of constructivism, types of constructivism, epistemological assumptions, constructivism learning design, and how constructivism is applied in the classroom. And lastly, finally, I will conclude the whole content. Okay, this is introduction. In introduction, I have give one points like a theory that constructivism in introduction education has roots in epistemology. Epistemology means the theory of knowledge, which in philosophy is a theory of knowledge, especially with regards to its methods, validity, and scope, and the distinctions between justified belief and opinion. The overall meaning is that constructivism basically is the word in which construction should be there. Construction of a knowledge should be there in mind. And the founder of this constructivism is Jean Piaget. And one more thing I have added in that, because a quote of Confucius during the Alexander time is a very, I feel very important, because he said as that I hear and I forget, when I see I remember, and when I do I understand. The overall meaning is that जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं कुछ दिनों में, जब वो अगर हमने उस चीज़ को देखा है तो वो कुछ टाइम के लिए हमारे माइंड में रहती है, बट अगर हमने उस चीज़ को खुद से किया है, कोई एक्टिविटी करी है, तो वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे माइंड में सेटअप हो जाती है और वो द होल लाइफ हमारे साथ रहती है. तो ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने डाला है. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. The main concept behind the constructivism is that it is based on observation and scientific study that how people learn. जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पीपल यानी कि स्टूडेंट्स है या जो भी है लर्निंग के स्टेज पे वो किस तरह से लर्न कर रहे हैं. हाउ दे आर लर्निंग इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्टिविज्म. एक सिचुएशन है कि व्हेन वी एनकाउंटर समथिंग न्यू वी हैव टू रिकंसाइल इट विदाउट प्रीवियस आइडिया एंड एक्सपीरियंस, और मे बी चेंजिंग व्हाट वी बिलीव, और मे बी डिस्कार्डिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन एज अ इररेलेवेंट. इट मीन्स कि जब कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज हमारे पास आती है तो व्हाट वी डू, या तो जो प्रीवियस नॉलेज जो है वो उसके नॉलेज के बिना ही वी जस्ट एक्सेप्ट इट, और या फिर जो है मे बी चेंजिंग व्हाट वी बिलीव, और मे बी डिस्कार्डिंग. मे बी चेंजिंग हो सकता है कि जो भी नॉलेज है उस पर हमने कोई और नई मीनिंग ऐड की, कुछ और उसको अपने अकॉर्डिंग समझा, या फिर डिस्कार्ड कर दिया अकॉर्डिंग टू इररेलेवेंस. अगर वो हमें सही लगा तो हम छोड़ते. तो ये सारी चीजें, ये तीनों स्टेप जो है हमारे माइंड ने अपने आप करी है, तो ये किसी और ने हमें नहीं बताया कि तुम ऐसे करो. तो दिस इज द एक्टिविटी, दिस इज द construction of the informations which is formed in our mind by ourselves. And in all these three cases we are active creators of our own knowledge. The same things I have said that कि हम ही हैं जो main creators हैं. This is principle of constructivism. As the main principles behind constructivism is that learners construct their own meaning. Means जो learner होते हैं वो knowledge के ऊपर एक अपनी मीनिंग भी जनरेट करते हैं. मीन्स अपने ओन लैंग्वेज में भी वो अपने सेंटेंसेस को या फिर उसके पार्ट्स को अपने लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं. न्यू लर्निंग्स बिल्ड्स ऑन प्रायर नॉलेज. जो न्यू लर्निंग उनकी होती है वो प्रीवियसली जो उनके पास नॉलेज है उसके ऊपर वो आगे के प्रोसेस के थ्रू वो अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं. लर्निंग एनहांस बाय सोशल इंटरेक्शंस. जो लर्निंग हो रही है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होती है. इट मीन्स कि स्टूडेंट्स हैं आपस में, मे बी थ्रू टीचर्स ऑल्सो, एंड विद द स्टूडेंट्स विद ईच अदर दे ट्रांसफर देयर नॉलेज एंड एनहांस देयर नॉलेज. मीनिंगफुल लर्निंग डेवलप थ्रू ऑथेंटिक टास्क. मीन्स कि दैट जो नॉलेज हो रही है वो मीनिंगफुल है. मीन्स कि वो जो उनको समझना है, जिस चीज के लिए वो नॉलेज को गेन करना चाह रहे हैं, वो
इम्पॉर्टेंटली मीनिंगफुल है उनके लिए, क्योंकि वो ही चीज वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे, उसी चीज के बारे में वो समझना चाहते थे जिसे वो अपने एक्टिविटी के थ्रू समझ रहे हैं. ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म is a learning theory in which learning is an active process in which a learner uses sensory input and construct meaning out of it. The same thing I have already discussed is that कि जो इसमें learner है वो अपने मीनिंग, अपने जो भी है नॉलेज, वो अपने सेंसरी इनपुट्स जो भी है वो यूज करते हैं. सेंसरी इनपुट्स मीन्स कि जो अपना माइंड है दैट वो अपने यूज करते हैं और उस नॉलेज के ऊपर अपना वर्क करते हुए उसे प्रॉपरली समझते हुए एक नई मीनिंग अपने लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट करते हैं. द क्रूशियल एक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग इज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव मीन्स समथिंग रिलेटेड टू माइंड. तो जो भी एक्टिविटी में वो, या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रही है, या फिर जो भी डिस्कशन हो रहा है, या जो भी डिबेट हो रहा है, उन सब में वो अपना माइंड यूज कर रहे हैं और खुद उस नॉलेज पर एक्ट करते हुए उसे अपने माइंड यूज करते हुए उस नॉलेज को इंक्रीज करते हैं. Learning involves language. Learning is a social activity. Learning is contextual. Motivation is the key component in this learning. Motivation is the key component, means motivations can be done by the teachers or by giving rewards, or by sometimes in classes they are arising questions to the students. जब क्वेश्चंस करते हैं टीचर्स तो एक ये मोटिवेशंस ये भी होता है बिकॉज कि जब स्टूडेंट्स खुद उसे आंसर करने की कोशिश करते हैं मीन्स उनका माइंड एक्टिव हो रहा है, वो एक्टिवली फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो मोटिवेटेड है कि हाँ मुझे आंसर करना है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म. नाउ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. देयर आर मेनली टू टाइप्स, दैट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म and a social constructivism. Now, come to the cognitive constructivism. Cognitive constructivism is also known as individual constructivism. Basically, it is based on Piaget theory, and learners should be allowed to discover principles through their own explorations rather than direct instruction by the teacher. Means कि जो teacher instruct कर रहे हैं सिर्फ वही काफी नहीं है, बल्कि वो खुद भी जो भी नॉलेज उनको, या फिर जो एक्टिविटी, या फिर जिस पर उनको टीचर ने कोशिश करी है नॉलेज देने की, उसे वो खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करे, खुद से उस पर एक्ट करने की कोशिश करे, तब जाके वो एक कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रोसेस में कंप्लीट होता है. और इस कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म को मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी है. जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज द लर्नर, दिस इज द टीचर. Okay, but jointly they decided the content what they are going to do. Then after learners start doing the activity, they go through the experience again. Maybe in meantime they are taking help by the teachers, and then again continue their activity and finally attain the concept. After finally the teacher evaluate him and give him a feedback. I have also added a picture to give you a clear idea. आप यहाँ देख सकते हो कि टीचर है जो during the class she is questioning to the students, and all the students raising their hands means सारे जो students है वो actively participate करें. Individually each student is participating in this questioning round. So this is the individual constructivism. In this knowledge exists in a social context and is initially shared with others instead of being represented solely in the mind of the individual. It means जो इसमें स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, वो ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, और इस ग्रुप डिस्कशन में एक जो इम्पोर्टेंट जो नोटिसेबल थिंग्स है वो ये कि वो नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. इससे ये अच्छा होता है कि जो भी अगर नॉलेज एक स्टूडेंट के पास है, सपोज उनको कोई कंफ्यूजन है, तो सेकंड स्टूडेंट से उसने अपनी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लिया, और उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो वो जान रहा है वो सेकंड पर्सन भी वही चीज जान रहा है, तो वो एनहांस भी होता है और कंप्लीट भी होता है. और इन मीन टाइम टीचर्स भी हेल्प भी करते हैं इस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रोसेस में. And this social constructivism is basically based on Vygotsky theory. He has given this idea, and here I have also added this picture. You can see that यहाँ पे जो students है वो group में है और they are discussing and clearing their doubts if it is there. Now, this social constructivism I have also tried to
explain it in the form of a flow chart. You can see that there is a learner also. Learner are in the groups, okay, and this is a teacher. They have jointly decided the content data, what activity they are going to do, or discussions or debates or anything. In this, behind this knowledge, maybe there are principles, so they have discussed principles in activity and discussions, and after that they start their activity. And in the meantime, they are also discussing with each other. Then again, they are continuing their activities, and finally they attain the concept. In the meantime, teacher are intervening the students and giving them platform. That means helping the teachers helping to the students. And lastly, they evaluate and give them a feedback. This is the social constructivism. Now, next is 4 epistemological assumptions. As there are 4 assumptions which are physically constructed, symbolically constructed, socially constructed, and theoretical constructed. Physically constructed means individually they are, or in group they are participating actively, they are participating, they are giving their presence. So this is physically constructed. Symbolically means they are generating their own meaning behind the knowledge, and they are expressing their knowledge in their own words. Socially constructed means in the group, or they are discussing with each other, and socially they are transferring their knowledge. Theoretically means what they have learned through the books or by the lecture of the teacher. The lecture and the books are also a very important part during the construction of the knowledge. Now, this is the constructivism learning design. The whole constructivism which occurs, I have tried to give in things in a steps, that is situation, grouping, bridge, question, exhibit, and finally reflection. As you know that constructivism is of a teacher. Okay, how teacher try to construct the information in the students' mind, how they are helping them. So first they give a situation. Situation means what activity they are going to do is a situation in which a teacher discussed with the students or individual student and give them a situation. Next is grouping. Grouping, as teacher form a group, maybe grouping criteria can be on the basis of a roll number or a choice of colors or a choice of any fruits or anything. The criteria is taken by the teachers, and it group the students. Next, the bridge. Bridge means what helping content they are giving to the student. It can be information, principles, it can be a prior knowledge, and if they are doing any experiment or any activity, maybe components, any sort of things which they require initially to start the activity, this all comes in bridge. Now next is questions. When students start the activity or experiments, during mid-time, they maybe teacher also asks the questions. Sometimes students also ask questions to the teachers, from the teachers. Okay, this question also help the teacher to know what students are learning and what they are explaining. So it encourages students. This question round is very important. Now next is exhibit. Exhibit is after what they have learned, teacher try to give them to show their activity in the form of presentation, or in the form of model, or in the form of acting in a role, or any sort of things which they will present in front of teachers to show their knowledge and how much and what they have gained. And lastly, this is a reflection. Reflection, what they have learned will be reflected by them when they will explain in their own language. Means there will be a change in their attitude, there will be change in the skill, what they are before and after learning the knowledge. So this is a reflection of the knowledge through the students. Now, how constructivism is applied in the classroom. It is very important that how should we apply it in the class. That there should be lots of hands-on activities. Hands-on activities like it can be presentation, or it can be experiment like in science we do. It can be
graphical representations or role acting in any sort of things can be there, and they should be teachers should add these all activities in the class so that students will take interest and they will learn very properly. Provide lots of opportunities for quality interactions. Teachers should provide opportunity to the students to participate. Means they should each student should actively, when they will actively participate in the activity, then this constructivism process will be successful. Teachers should relate their topic to real life situations. Means टीचर जो है उनको जो situations जो create कर रहे हैं या दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो एक्टिविटी या फिर किसी भी डिस्कशन के लिए, वो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स विल देन हैंडल दिस थिंग्स वेरी इफेक्टिवली. दे विल नो दैट कि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो मुझे उन्हें समझने में आसानी होगी, वो बहुत ही इजीली और प्रॉपरली लर्न कर पाएंगे. आप इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हो. जैसे मैथमेटिक्स में हमेशा जो सम्स होते हैं बेसिकली दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू दी रियल लाइफ सिचुएशंस. सम्स लैंग्वेज जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सपोज एक स्टूडेंट है, उसे शुगर खरीदनी है पर केजी फ्रॉम द शॉप, तो हाउ मच दे विल गिव मनी और हाउ मच दे विल पे टू द शॉपकीपर. So these all are the real life situations examples. Do not depend on the explanation at all time. हमेशा एक्सप्लेनेशन पे ही नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए टीचर्स को. they should try to provide some sort of experiments and activities for the students. Now how it is continued that how constructivism is applied in the classroom. One thing more is important in that teacher should seek the students opinion also. टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की ओपिनियन को भी ले कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट दैट नॉलेज. एंड assessment should also be there after completion of the knowledge chapter or the lesson. So assessment should be there. Now after going through the whole contents thoroughly, finally I will conclude this topic of constructivism as good teacher will always know that how they will engage and inspire the students. Constructivist teaching induces critical thinking and creates active and motivated learners. Constructivist teaching and learning is a beautiful experience if done by a right attitude and a beautiful mind. Overall, जो अच्छे टीचर होते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रोसेस को फुल्ली एंड फाइनली कंप्लीट करने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स को प्रॉपरली इंगेज करना और उसको इंस्पायर करना जानेंगे और वो करेंगे थ्रू यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, मीडिया, इंटरनेट. ऑल दिस एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड. और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी विथ एन एग्जाम्पल दैट the presentation we are giving is also a good example of constructivism. क्योंकि इसमें हमने जो एक्टिविटी करी है प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ये हमारे लिए एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने इंडिविजुअली अपने अपने टॉपिक्स पे वर्क किया, रिसर्च द थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट sources, or if we have a book, we have considered the book also and prepared our own notes in the form of presentation and we presented our topic. तो दिस इज द कंस्ट्रक्टिविज्म, बिकॉज जो थिंग्स है वो हमारे माइंड में कंस्ट्रक्ट बहुत ही अच्छे से हुआ. शायद हम इसे अगर सिंपली रीड आउट करके एग्जाम में अगर लिख रहे होते तो शायद हमारे लिए उतना ये कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होता, टीचर्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जो ये प्रेजेंटेशन हमारे से करवा के इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रोसेस को कंप्लीट किया है. और so I will thank to all the teachers as well as principal ma'am that they have conducted this presentation activity as a form of a constructivism. So we have completed our task, and so I hope that you all have understand the concept and the meaning behind the constructivism. So thank you all.